92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं मेरी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी एक रेगिस्तान और मैं। दूर दूर तक उजाड़ रेगिस्तान था। कटीली झाड़ियों और पत्थरों ने मेरा जिस्म छलनी कर दिया था। गला सूख रहा था और सांसें उखड़ती जा रही थी, पर मैं दौड़ रहा था। पीछे कोई भी नहीं था, न कोई इंसान, न कोई साया। धरती से आवाजों का अस्तित्व खत्म हो गया था। दुनिया शून्य हो गई थी, इतनी कि जैसे धरती पे अभी जीवन की शुरुआत हुई ही ना हो, या नए युग शुरू करने के लिए प्रकृति ने पूरा सब मिटा दिया हो। इस पूरे ब्रह्मांड में मैं अकेला था। मैं भाग रहा था, जैसे दौड़ते दौड़ते सृष्टि के उस पार पहुंच जाना ही एकमात्र रास्ता हो, जैसे अनंत काल तक यूं ही दौड़ते रहना मेरा भाग्य हो। विक्रम साहब, हम पहुंच गए। सन्नाटे के पर्दों को चीरती एक आवाज ने उम्मीद की तरह मुझको उबारा। मैं फिर भागने लगा, अब की बार उस आवाज की दिशा में। साहब उठिए। इस बार आवाज कहीं दूर से नहीं, बिल्कुल पास से आ रही थी। दो हाथ मेरी ओर बढ़ रहे थे, सार्थक के हाथ। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही दबी रह गई। वो हाथ मेरी गर्दन की ओर बढ़े। मैंने उन हाथों को अपने शरीर से परे झटकने की कोशिश की और एक झटके में मैं खुद आगे की ओर गिर पड़ा। कुछ पल लगे चैत आने में, ये एहसास होने में कि जो अब तक मैं भोग रहा था वो एक ख्वाब था, एक बुरा ख्वाब। बगल में ड्राइविंग सीट पे बैठा गोपाल हैरानी और घबराहट के मारे मुझको घूर रहा था। मेरी ये हालत देख के उसने अभी अभी जीप को ब्रेक लगाया था। मैंने माथे पे चुहचुहा आए पसीने को हथेलियों से पोंछा और झेंप मिटाने के लिए इधर उधर देखने लगा। कोई बात नहीं साहब, मैं भी सपने में कई बार ऐसे ही घबरा जाता हूँ। गोपाल ने मुझको इस अजीब सी स्थिति से निकालने की कोशिश की। जवाब में मैं सिर्फ मुस्कुराने का भ्रम ही दे पाया। काश जो अभी मैंने देखा वो सिर्फ सपना होता। अगर होता तो आंखें खुलने के बाद उसका एहसास तो न रहता। बार बार वही सपना, हर बार वही रेगिस्तान। ये रेगिस्तान मेरे वजूद को अपने अंदर समेटता जा रहा था, और अब हालत ये थी कि आंख बंद करने से भी डरने लगा था मैं। डॉक्टर को यकीन नहीं होता था कि सिर्फ एक सपना मुझको सोने नहीं देता है। अक्यूट इंसोम्निया। रात रात भर मेरे जगे रहने को डॉक्टर ने एक आसान नाम दे दिया है। लगता है तनाव ज़्यादा ले रहे हैं आप, बट नथिंग टू वरी। आप थोड़े दिन कहीं बाहर घूम फिर आइए, माहौल बदलेगा तो सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर मुखर्जी ने प्रिस्क्रिप्शन मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा था। बस माहौल बदलने के लिए ही मैं मसूरी चला आया था। हालांकि मुझे यकीन नहीं था कि माहौल बदलने से मेरी जिंदगी बदल जाएगी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं मेरी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी एक रेगिस्तान और मैं। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अपने सपनों से घबरा के विक्रम मुंबई से हजारों किलोमीटर दूर मसूरी आ पहुंचा है। लेकिन उसको उम्मीद नहीं है कि ये बदला हुआ माहौल उसकी तकलीफ को कम कर पाएगा। अब आगे। साहब, आगे रास्ता बहुत खराब है, आप कहो तो शहर वाले रेस्ट हाउस में ले चलूं? गोपाल ने कहा। या तो शहर वाले गेस्ट हाउस में उसको अच्छा कमीशन मिलने वाला था, या मेरे वाले गेस्ट हाउस का रास्ता वाकई खराब था। वजह जो भी हो, लेकिन गोपाल मुझको बार बार ओक गार्डन गेस्ट हाउस जाने से रोकने की कोशिश कर रहा था। मैं कुछ नहीं बोला। मेरी चुप्पी को ना मान के वो एक गढ़वाली गाना गाता हुआ जीप चलाने लगा। पुरानी लेकिन बहुत खूबसूरत इमारत थी ओक गार्डन, कुछ स्कॉटिश महलों के बैरोनियल आर्किटेक्चर वाली। जिसने भी ये बंगला बनाया होगा
अपने वक्त में वो बहुत रईस रहा होगा। गोपाल बता रहा था कि आबादी से बहुत दूर है ये गेस्ट हाउस, इसलिए कभी कभार कोई ट्रैकिंग ग्रुप ही यहाँ रुकता है, वरना ज़्यादातर यहाँ ताला ही लगा रहता है। वैसे भी इस बयाबान में अकेले रुकना किसी के बस की बात भी नहीं। गोपाल हैरान था कि इस अकेलेपन से मुझको डर नहीं लग रहा है। सच ये था कि अब मुझे सिर्फ अपने आप से डर लगता था, और मेरी किस्मत ये कि मैं कहीं भी जाऊं खुद से पीछा नहीं छुड़ा सकता था। लगता है अब आपको सच बताना ही पड़ेगा। गोपाल अपना चेहरा मेरे कानों के पास ले आया और रहस्यमय अंदाज में फुसफुसाते हुए बोला, यह रात को परियां आती हैं साहब, पर के साल आपके जैसे एक साहब आए थे, रात को जो देखा उन्होंने पागल जैसे ही हो गए थे। भूत, प्रेत, परियां, जिन्न, बचपन से इन्हीं के खौफ में जीता आया था मैं। दादी बताती थी कि बचपन में मैंने किसी परी को देख लिया था, फिर 3 महीने तक बिस्तर पे पड़ा रहा था। डॉक्टरों ने मेरे बचने की उम्मीद छोड़ दी थी। फिर दादी ने गंगू बाबा का ताबीज़ बांध के मेरी जान बचाई। कम से कम दादी का तो यही यकीन था। उसके बाद मेरे गले में हमेशा एक न एक ताबीज़ पड़ा रहा। फिर भी मैं अंधेरे में जाने से डरता था। रोशनी भरे कमरे में भी रात को अकेले सोने की हिम्मत नहीं कर पाता था। शायद मेरे इसी डर ने मुझको पश्चाताप के इस रेगिस्तान में ला पटका था। अपनी सनसनीखेज कहानी का मुझ पे कोई असर न होते देख के गोपाल शायद थोड़ा नाराज हो गया था। रूखेपन से मुझको विदा करके वो चला गया। ओक गार्डन का चौकीदार पास ही के गांव में रहता था। मैंने गोपाल से जाते जाते उसको भी खबर देने को कहा और आसपास घूमने लगा। इमारत के चारों ओर बोगनवेलिया के बड़े बड़े पेड़ बेतरतीबी से लगे हुए थे। इस वक्त वो फूलों से भरे हुए थे। रात की रानी की एक मरियल सी बेल चबूतरे में घिरे एक सूखे खंबे से लिपटी हुई थी। पेड़ों से छन के आ रही किरणें जमीन पे अपने लिए जगह तलाश रही थीं। सामने एक सीमेंट का बेंच बना हुआ था। बेंच के हत्थे हंस के आकार के थे, जिसमें से एक हत्थे से हंस का सर टूटा हुआ था। हवा में उड़ रही कुछ सूखी पत्तियों, पेड़ से टूटी हुई कुछ टहनियों और एल्युमिनियम के 1-2 पिचके डब्बों के अलावा आमतौर पर यहाँ कोई जिंदगी नहीं थी। गेस्ट हाउस से लाल टिब्बा की पहाड़ी पास ही नजर आ रही थी। मैं चलता चलता न जाने कब वहां पहुंच गया। चट्टान का एक टुकड़ा पहाड़ी से बाहर की ओर निकला हुआ था। मैं उस चट्टान पे खड़ा हो गया। मेरे पैरों के नीचे पत्थर का एक थोड़ा सा आधार था। उसके बाद अनंत गहरी खाई। अगर मैं यहां से कूद जाऊं तो मर जाना इस आग में जलने से तो बेहतर ही होगा। मैं देर तक वहां खड़ा यही सोचता रहा, लेकिन मेरे और मौत के बीच के उस छोटे से आधार को छोड़ने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं उल्टे पांव गेस्ट हाउस लौट आया। दूर से किसी गढ़वाली गाने की आवाज सुनाई दे रही थी। शायद दूर किसी गांव में बैर बैठकी जमी हुई थी। गोपाल ने ही बताया था कि ऐसी बैठकों में गायकों की 2 टोलियां होती हैं। एक तरफ सवाल पूछने वाले बैरिया और दूसरी ओर जवाब देने वाले भगनोलिया। एक बैरिया दर्द भरी आवाज में अपनी गलती के प्रायश्चित का उपाय पूछ रहा था, तो दूसरी ओर से एक भगनोलिया उसको माफी मांग लेने की सलाह दे रहा था। माफी मांग लेने से पाप कट जाते हैं क्या? मैंने खुद से पूछा। अगर मैं तुमसे माफी मांगूं तो तुम क्या मुझे माफ कर पाओगे सार्थक? 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी एक रेगिस्तान और मैं। इस कहानी में अब तक आपने सुना मुंबई से आया हुआ विक्रम मसूरी के एक सुनसान गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ है। वहां उसके साथ है उसका अकेलापन और उसका पश्चाताप। विक्रम खुद को किसी सार्थक का गुनहगार मानता है और उससे माफी मांगना चाहता है। अब आगे। मैं जब से इस गेस्ट हाउस में आया था तभी से एक आराम कुर्सी पे बैठा था। गेस्ट हाउस के कमरे बहुत बड़े बड़े थे,
जिसमें रखा फर्नीचर भी उसी के अनुपात का था। फर्नीचर शायद चंदन की लकड़ी का बना था। ये कमरे शायद महीनों से बंद पड़े थे, इसलिए फर्नीचर से आ रही चंदन की खुशबू भी सीलन मिली हुई लग रही थी। बड़े बड़े रोशनदानों से होके आ रही रोशनी ठीक मेरे चेहरे पे पड़ रही थी और हवा के थपेड़े मुझको धीमे धीमे थपकियां दे रहे थे। चौकीदार आया नहीं था। शायद गोपाल ने उसको मेरे आने की खबर ही नहीं दी होगी। वो आता भी तो मैं उसको वापस ही भेज देता। भूख थी नहीं और किसी से बातें करके वक्त गुजारने का मेरा कोई इरादा नहीं था। सूरज अभी थोड़ी देर पहले मेरे सामने ही उस पहाड़ी के पीछे जा छुपा था। सूरज डूबने के आधे घंटे में ही घटाटोप अंधेरा छा गया था। आसमान इतना स्याह जैसे काली चादर तान दी हो किसी ने। चारों ओर खामोशी थी। ये वो शांति नहीं थी जिसकी तलाश में मैं मुंबई से हजारों किलोमीटर दूर आ गया था। ये सांप के फन की तरह सर पे मंडराता सन्नाटा था। ऐसी ही रात थी वो भी, अंधेरी, सुनसान। ओल्ड हाईवे पे उस रोज रोशनी का कतरा नहीं था। इतना अंधेरा था कि गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी भी उस अंधेरे में ही जज्ब हुई जा रही थी। गाड़ी में सिर्फ मैं नहीं था, भूत प्रेतों की बचपन से सुनी हुई कहानियां भी मेरे आसपास मंडरा रही थीं। यही कहानियां मुझको यकीन दिला रही थीं कि ओल्ड हाईवे पे मंडराने वाली भूतिया ताकतों की कही सुनी बातें झूठ नहीं हैं। लोग कहते थे कि ये साए हाईवे से गुजरने वाली गाड़ियों को भ्रम में डाल के एक्सीडेंट करवा देते हैं। मैं बस किसी तरह उस रास्ते को पार कर लेना चाहता था। तभी रोड के किनारे जलती बुझती लाइट देख के मेरे पैर खुद ही ब्रेक पे दब गए। सामने जो जल बुझ रही थी वो एक गाड़ी की हेडलाइट थी। आधी रात को सुनसान हाईवे पे ये कोई एक्सीडेंट था या कोई छलावा? कुछ देर तक मैं बुत बना गाड़ी में ही बैठा रहा, फिर हिम्मत करके उतरा। वो गाड़ी आधी रोड पर और आधी खाई में लटकी हुई थी, लेकिन गाड़ी के अंदर कोई नहीं था, ना ही आसपास कोई दिखा। सड़क पे पर्स औंधा पड़ा हुआ था। मैंने कांपते हाथों से पर्स खोला। जिसका ड्राइविंग लाइसेंस था उसका नाम सार्थक त्रिवेदी, 3 सेवा सदन, मसूरी। सार्थक! मैंने धड़कते हुए दिल को काबू में करते हुए आवाज दी और नीचे खाई में झांका। उसी वक्त अंधेरे को चीरती एक आवाज लावे की तरह मेरे कानों को पिघला गई। पर्स मेरे हाथ से छूट गया और सुध बुध खो के मैं अपनी गाड़ी की ओर दौड़ पड़ा। इसके बाद के अगले कुछ मिनट मेरी स्मृतियों में कहीं नहीं है। जब जरा होश आया तो मैंने खुद को एक्सप्रेसवे पे पाया। गाड़ी का स्पीडोमीटर बता रहा था कि वो अपनी अधिकतम सीमा पे है। जो थोड़ी देर पहले हुआ था वो सच था या भ्रम? जो आवाज मैंने सुनी थी वो किसी भूत की थी, किसी जानवर की थी, या सार्थक नाम के उस आदमी की थी जिसका ड्राइविंग लाइसेंस मैंने देखा था? जंगली लोमड़ी की आवाज जिसने उस वक्त मेरी रूह कपा दी थी, वो आवाज तो कानों में घुल के खत्म हो गई, लेकिन वो टूटती हुई मदद की गुहार मेरे कान के पर्दे चीरती हुई मेरे जहन में तब से गूंज रही थी। मैं डर के वहां से भाग आया था, पर उस दिन जो भागा तब से मैं भाग ही रहा था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी एक रेगिस्तान और मैं। इस कहानी में अब तक आपने सुना, एक रात अकेली सड़क पे गाड़ी चलाते हुए विक्रम ने एक हादसा देखा, लेकिन हादसे में घायल सार्थक की मदद करने के बजाय अपने डर और बुजदिली की वजह से वो वहां से भाग आया। अब कई महीनों से विक्रम पश्चाताप की आग में जल रहा है। अब आगे। रात के शायद 2 या 3 बजे होंगे। मैं अब भी खिड़की के पास कुर्सी पे घुटने मोड़े बैठा था और अब तक खुद को जगाए रखने में कामयाब रहा था। चारों ओर निपट सन्नाटा था।
कभी कभी खामोशी के पर्दे को चीरती झींगुर की आवाज़ सुनाई देती, लेकिन ये आवाज़ उदासी को और बढ़ा रही थी। बीच बीच में कुछ और अनजानी आवाज़ें भी सुनाई दे रही थीं, शायद सियारों की या जंगली सूअरों की। ठंड से बचने के लिए मैंने कंबल ओढ़ लिया था। आंखों के अलावा मेरा पूरा शरीर कंबल से ढका हुआ था। बिस्तर पे पहुंच के कहीं नींद ही ना आ जाए, इस डर से मैं कुर्सी पे ही बैठा रहा। कुछ देर के लिए शायद आंखें झपकने लगी थीं, क्योंकि जब मुझे होश आया तो आंखों में रेत के कण चुभने का एहसास हुआ। उसी रेगिस्तान की रेत जिसमें मैं महीनों से भटक रहा था, टूटा, प्यासा, भटका हुआ। डॉक्टर मुखर्जी कहते हैं कि जीने के लिए सोना जरूरी है। डॉक्टरी की किताबें भी यही बताती हैं। पर जब सपनों से भी डर लगने लगे तो आंखें मूंदने की हिम्मत मुझे कौन सी दवा देती। थकी हुई आंखों को आराम देने के लिए मैंने दोनों कोरों को खींचा, पलकों को मींचा और फिर खिड़की से बाहर अंधेरे में देखने लगा। बोगनविलिया की जो बेलें दोपहर को सजी धजी दुल्हन जैसी दिख रही थीं, वो अब किसी राक्षसी के पंजों की तरह हिलती हुई दिख रही थीं, जैसे अभी आगे बढ़ के मुझको लील जाएंगी। तभी बाहर कुछ आवाज सुन के मैं चिहुक गया। खरड़ खरड़ की आवाज बाहर बागीचे से आ रही थी। कोई छोटा जानवर शायद झाड़ झंखार और सूखी पत्तियों के बीच फंस गया था, पर खिड़की से मुझको कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने कंबल को और कस के अपने चारों ओर लपेट लिया। आसमान में एक आध तारे जरूर टिमटिमा रहे थे, बिल्कुल अकेले। वैसे मैं भी अकेला ही था इस गेस्ट हाउस में, और ऐसे में अगर किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया तो, और मैं मरने के बजाय यहीं घायल पड़ा रहा तो मेरी नियति भी सार्थक जैसी ही होगी। ये डर मेरे अंदर इतना गहरे बैठ चुका है कि कभी कभी अपने वजूद से भी डर लगने लगता है। डिप्रेशन, तनाव, इंसोम्निया, नाम चाहे कुछ भी दे दूं, लेकिन मेरी हालत का कोई इलाज नहीं था। कभी कभी मुझे लगता था कि मैं पागल हो चुका हूं या पागल हो जाने के कगार पे खड़ा हूं। मेरे ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं थी, पर उम्मीद ना होना फिर भी उम्मीद टूट जाने से तो कम ही दुखदाई है। एक मरते हुए आदमी की इसी उम्मीद को तोड़ा था मैंने। अब उसकी आह एक सपना बन के मेरा पीछा कर रही थी। इसीलिए मैं भाग रहा था, लेकिन मैं भाग के जहां भी पहुंचता खुद को पहले से वहां खड़ा पाता। गला सूख रहा था। मैंने हाथ बढ़ा के पास ही रखी मेज से पानी का ग्लास उठाया। ग्लास में पानी भर के मुंह से लगाया ही था कि अचानक गेस्ट हाउस के बाहर एक साए को देख के मेरी सांसें थमी की थमी रह गईं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी एक रेगिस्तान और मैं। इस कहानी में अब तक आपने सुना मसूरी के एक एकांत गेस्ट हाउस में विक्रम अपनी गलती के लिए पश्चाताप कर रहा है। वो एक सुनसान सड़क पे एक आदमी को एक्सीडेंट के बाद मरता हुआ छोड़ आया था। उसे लगता है कि उस आदमी सार्थक की आह सपना बन के उसे डरा रही है, इसलिए वो रात रात जागता रहता है। ऐसी ही एक रात में एक साए को देख के विक्रम चौंक जाता है। अब आगे। नहीं, ये आंखों का धोखा नहीं था। बाहर बोगनविलिया की बेल के पास वाकई कोई था, सफेद लिबास में टहनियों से खेलता हुआ। गिलास मेरे हाथ से छूट गया। पीतल का ग्लास टन टन करके लुढ़कता हुआ दरवाजे तक पहुंच गया था, लेकिन मेरा हाथ अब भी उसे पकड़े होने की स्थिति में था। आवाज सुन के उस साए ने मुड़ के देखा। वो एक लड़की थी। रात को इस घने जंगल में एक लड़की। फिर वही डर, फिर वही घबराहट, फिर वही छलावा। मेरी आवाज गले में ही घुट के रह गई। सुबह होने वाली है, अब तक सोए नहीं? वो बोली तो लगा दूर कहीं घुंघरू बजे हों। उसे देखते ही मेरी आंखों की तपिश खत्म हो गई थी। जैसे गुलाब जल में भिगोया हुआ मलमल का कपड़ा
आंखों के ऊपर रख दिया गया हो। उसने हल्के नीले रंग की सलवार कमीज पहनी थी जो दूर से सफेद नजर आ रही थी। वो पहाड़ी दिख रही है ना? उसने अपने बाएं हाथ से लाल टिब्बा यानी उसी पहाड़ी की ओर इशारा किया जहां खड़े होकर मैं दोपहर में कूद जाने का इरादा बना रहा था। उगता हुआ सूरज वहां से बहुत अच्छा दिखता है, वो बोली। कौन हो तुम? यहां क्या कर रही हो? मैंने पूछा, लेकिन वो जवाब देने के बजाय उस संकरे से रास्ते पे मुड़ गई जहां से कल मैं आया था। अरे सुनो, हेलो, मैंने आवाज दी, लेकिन वो पीछे मुड़े बिना चलती ही चली गई। उसके ओझल हो जाने तक मैं उसके जाने की दिशा में देखता रहा। कुर्सी पे बैठे बैठे ही पूरी रात गुजार दी थी मैंने। नए सपना देखने का एहसास था, न टूट जाने का। पर यह सपने के अलावा कुछ और भी हो सकता है, इसका भी ठीक ठीक अंदाजा नहीं था मुझको। पूरा दिन मैं यूं ही जंगलों में भटकता रहा। अगर वो थी तो उसका निशान जरूर होता। हाँ, सपना ही थी वो। ऐसे सपने मुझको भंवर में पहले भी फंसाते रहे थे। फिर भी न जाने क्यों रात को मैं उसी तरह कुर्सी पे बैठे, उसी तरह कंबल ओढ़े, उसी तरह खिड़की से झांकते हुए बैठा रहा। कैसी नियति थी मेरी। कभी एक सपने से भागता हूं तो कभी दूसरे सपने के पीछे। अब तक जाग रहे हो? घुंघरुओं की उसी आवाज से मैं चौंक गया। आज वो बोगनविलिया की बेल के पास नहीं थी, खिड़की के बिल्कुल पास खड़ी थी। मैंने जवाब नहीं दिया तो वो खिड़की के कुछ नजदीक आ गई। मेरा इंतजार कर रहे थे? उसने पूछा। पता नहीं, तुम सच हो या सपना? मैंने पूछा। वो हंसी। तुम्हें क्या लगता है? सपना ही होगी। सच होती तो यहां क्यों आती? मैंने कहा। तुम कहते हो तो यही सही। तुम मुझे मीरा बुला सकते हो, वो बोली। तुम्हारे लिए ये लाई थी। उसने दोनों हथेलियां खोल के मेरे सामने कर दी। रात की रानी की खुशबू का एक झोंका एकदम मेरे पास से घुस गया। मैंने उसकी हथेलियों से फूल चुनने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उसने वो फूल मुझ पे बरसा दिए। मैं मंत्रमुग्ध सा उसे देखता रह गया। मुझे अब जाना होगा, जल्दी जल्दी खुद को समेटते हुए वो बोली। कल फिर आओगी? मैंने पूछा। तुम्हें मेरा आना पसंद है? उसने पूछा। अगर कहूं पसंद है तो आओगी? मैं बोला। तब नहीं आऊंगी। वो खिलखिलाई और पीछे देखे बिना चली गई। वो चली गई, लेकिन रात की रानी की वो खुशबू खिड़की के पास ही रह गई थी। मैंने गहरी सांस लेके वो खुशबू अपने अंदर समेट ली, जैसे न जाने कब से बंद पड़े मेरे दिल में खुशबुओं का कब्जा हो गया था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी एक रेगिस्तान और मैं। इस कहानी में अब तक आपने सुना, मसूरी के एक सुनसान गेस्ट हाउस में रह रहे विक्रम को एक रात एक साया मिलता है, एक लड़की जो अपना नाम मीरा बताती है। मीरा का एहसास महीनों से तकलीफ में जी रहे विक्रम को बहुत राहत पहुंचाता है। अब उसे हर रात मीरा का इंतजार रहता है और बार बार उसके जहन में सवाल आता है कि क्या मीरा उसका भ्रम है या सच। अब आगे। मेरा भ्रम थी मीरा, लेकिन यह भ्रम सच से कहीं ज्यादा सुकून देने वाला था। पिछले 4 दिन से वो रोज मुझसे मिलने आ रही थी और इतने ही दिन से मैं सपने में उस रेगिस्तान में भटका नहीं था। रेगिस्तान में भटकने वाले के लिए जानते हो सबसे मुश्किल क्या होता है? मीरा की आवाज सुन के मैं चौंका। वो आज वक्त से कुछ पहले ही आ गई थी। क्या? मैंने पूछा। चलो वहां बैठते हैं। उसने रात की रानी वाले चबूतरे की ओर इशारा किया और मेरे जवाब का इंतजार किए बिना उस ओर बढ़ गई। पीछे पीछे मैं भी चबूतरे पे आ गया। वो बेल के सहारे के लिए लगे खंबे से टेक लगाए चबूतरे पे बैठी थी।
सुनहरे किनारे वाली धानी रंग की उसकी चुन्नी हवा के साथ बहते हुए बार बार उसके चेहरे को छू रही थी। रेगिस्तान में भटके हुए को जब प्यास लगती है तो वो पानी की तलाश में दौड़ने लगता है। जैसे जैसे वो दौड़ता है उसकी प्यास बढ़ती जाती है। आखिर में न उसको पानी मिलता है न ही बाहर निकलने का रास्ता, और वो हमेशा भटकता ही रह जाता है, तुम्हारी तरह, उसने कहा। मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा। वो चुप थी, बिल्कुल चुप। मुझ में भी कुछ कहने की सामर्थ्य नहीं थी, पर यही क्या कम था कि पश्चाताप के इस रेगिस्तान में आज मैं अकेला नहीं था। हम दोनों देर से साथ बैठे हुए थे। सूरज अभी नहीं निकला था, लेकिन रात की कालिमा धुंधल के उजाले में खो गई थी। देखो, आज की रात भी गुजर गई। रातें होती ही गुजर जाने के लिए हैं, मीरा ने दूर क्षितिज पे नजरें गड़ाए हुए कहा। सभी रातें गुजर जाने के लिए नहीं होती। कुछ रातें हमेशा हमेशा के लिए आंखों में कैद हो जाती हैं, मैं बोला। मीरा मुस्कुराई। खुद से इतना नाराज क्यों हो विक्रम? तुम जानोगी तो मुझसे भी नाराज हो जाओगी, बल्कि नफरत करने लगोगी मुझसे, मैंने कहा। जानते हो, विपत्तियां झेलना फिर भी आसान होता है, लेकिन अपने पाप का बोझ ढोना बहुत बड़ी सजा है। खुद को और सजा देना बंद कर दो तुम, मीरा ने कहा। फिर गौर से मेरी तरफ देखा और बोली, सार्थक के घर कब जाओगे? मैं चिहुक गया। इसीलिए आए हो ना इतनी दूर मसूरी? उसने सवालिया नजरों से मुझको देखा। तुम कौन हो मीरा? मेरे मन की सभी बातें तुमको कैसे पता है? मैंने पूछा। वो खिलखिला के हंस दी। जाओ, मिल लो उसके परिवार से। उसकी मदद तो नहीं की तुमने, शायद परिवार के काम आ जाओ उसके। और कौन जाने सार्थक जिंदा ही हो। पछतावे से तुम सिर्फ खुद को सजा दे रहे हो, किसी को राहत नहीं, मीरा ने कहा। सच कह रही थी मीरा। मेरे पछतावे से किसी का क्या भला हुआ था? इस दौड़ का अंत तो कहीं ना कहीं होना ही था। सवेरा हो रहा है, अब मैं चलती हूँ। मीरा ने अपनी कमीज में उलझे पत्तों और घास के तिनकों को हाथ से झाड़ते हुए कहा और पलट गई। मैंने उसका दुपट्टा पकड़ लिया। जाओ, मैं शरारत से मुस्कुराया। और दुपट्टा? उसने पूछा। ये मेरे पास रहेगा, मैंने कहा। कब तक? वो जाने के बजाय फिर आके मेरे पास बैठ गई। हमेशा, मैंने कहा। वो खिलखिला के हंस दी और हंसती ही रही। बहुत से रेगिस्तान उस हंसी में जाके डूब गए। मेरी आंखें झपकने लगीं। लगता है बहुत थक गए हो। लाओ, मैं तुम्हारा माथा सहला दूं, मीरा ने कहा। मैंने अपना सर उसकी गोद में रखा और आंखें मूंद लीं। उसके ठंडे ठंडे हाथ मेरे माथे को सहलाने लगे। मेरी आंखों में आज रेगिस्तान नहीं था। महीनों बाद मैं सुकून से सोया था। शाबरे सोती रहेगा क्या? हम तो गाड़ी भी लेके आ गए। गोपाल की आवाज सुन के मैं हड़बड़ा के उठा, जैसे बरसों की नींद के बाद जागा हूं। साहब, इतना बड़ा मकान का पैसा देके यहाँ बाहर सो रहे? किस्मत अच्छी है आपकी, नहीं तो ये जंगल में जानवर उनवर बहुत है। उनमें से कोई अपनी दावत मना रहा होता आज। गोपाल ने कहा। हाँ, वो ऐसे नींद लग गई थी। मीरा कहाँ गई? मैंने हड़बड़ा के पूछा। गोपाल ने मुझको ऐसे देखा जैसे मैंने कोई पहेली पूछ ली हो। कौन मीरा? कोई सपना अपना देखा था क्या? उसने पूछा। हाँ, सपना ही था, मैंने झेंप के कहा। गोपाल कंधा उचकाते हुए मेरा सामान लाने अंदर चला गया। आज मैं सार्थक के घर जा रहा था, उसके घर वालों से माफी मांगने के लिए। फिर क्या पता मीरा की बात सच ही हो। शायद वो उस दुर्घटना के बाद बच गया हो। जब मैं गाड़ी लेके तेजी से भाग रहा था तो शायद सड़क के किनारे सुनी वो चीख, वो मदद की गुहार मेरा भ्रम हो। शायद मैं न सही, किसी और ने उस दिन सार्थक को बचा लिया हो। जो भी हो, मसूरी में आज मेरा आखिरी दिन था और मैं अपने मन के, अपने बुरे सपनों के उस रेगिस्तान को यहीं छोड़ के जाना चाहता था।
गोपाल बाल्टी से पानी उड़ेल उड़ेल के गाड़ी धो रहा था। मैं खिड़की के पास खड़ा रात की रानी की उस सूखी बेल की ओर देखने लगा। आज न जाने क्यों वो बेल मनहूस नहीं लग रही थी। थैंक यू मीरा, तुम सपना ही सही, लेकिन तुमसे किया वादा मैं जरूर निभाऊंगा, मैंने मन ही मन कहा। तभी लगा कि रात की रानी की खुशबू से महकता एक झोंका मेरे पास से गुजर गया हो। तभी चबूतरे के पास कुछ देख के मैं चौंका। भाग के जब वहां पहुंचा तो देखा सुनहरे किनारे वाला धानी रंग का वो दुपट्टा चबूतरे के पास उसी जगह पड़ा था जहां कल रात मैं मीरा की गोद में सर रख के सोया हुआ था। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि थोड़ी देर में वापस आता हूं लेके आपका पुराना पसंदीदा ऑडियो पोस्टकार्ड। सुनते रहिए यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।